नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे बिहार की नदियों पर। अ, बिहार जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, प्राइमरीली वहाँ रूरल इकोनॉमी पर निर्भरता है। ऐसे में नदियों की बहुत महत्वता बढ़ जाती है, नदियों का बहुत महत्व बढ़ जाता है बिहार की इकोनॉमी में। तो ऐसे में कि क्या स्थिति है नदियों की, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या ऐसे समाधान देखते हैं हमारे जो पर्यावरणविद हैं कि जिसके ज़रिए जो नदियों की हालत अगर बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही, उन्हें उसे सुधारा जा सके। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजगीर से नालंदा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बंदोपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय, आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार पूर्णिमा जी, ऑलवेज अ प्लेजर। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि बिहार की एक जो इकोनॉमी कृषि पर निर्भर है, उसको सस्टेन करना है तो नदियों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिहार में अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें तो आप क्या कहेंगे, नदियों की हालत कैसी है? जो बिहार की प्रमुख नदियां हैं उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में एक ऐसी राज्य है जहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर जी 90% ऑफ बिहार इज रूरल, जी ओनली 10% इज अर्बन। जी और अगर हम टोटल आबादी देखते हैं तो करीब 10 से 11 करोड़ की जो आबादी है उसकी 90% रूरल है। जी और इस रूरल में हमें देखना पड़ता है कि सारे जो मेजर इकोनॉमी है दैट इज लैंड बेस्ड इकोनॉमी, और दैट मीन्स वहाँ पे खेती से जुड़ा हुआ है। जी तो खेती संबंधित और खेती से जुड़ा हुआ काम ही है। हम्म, लेकिन ऐसे ये भी हम जानते हैं कि आज की तारीख में इकोनॉमी में टोटल जो कंट्रीब्यूशन होती है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है एग्रीकल्चर की। और यही कारण है जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में, दूसरे शहरों में जाके बस रहे हैं। ये जो पलायन हो रही है, और इस पलायन की स्थिति आज इस तरह से है क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर जो है वो सबके लिए समान लाइवलीहुड्स नहीं दे पा रही है। जी तो अगर हम इसको देखने की और कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि ये बिहार एक समय इकोनॉमी में काफी आगे थी। इतने आगे थी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1757 के बाद, बक्सर में 1764 में युद्ध हुई, उसके बाद द सेटलमेंट्स हुई, एंड देन द एग्रेरियन इकोनॉमी वाज द प्राइमरी इकोनॉमी जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज मिल रही थी ब्रिटिश सरकार को। और ये ब्रिटिश सरकार जो रेवेन्यू ले रही थी, तो उन्हें पता चल गया था कि सबसे जो रिच स्टेट है इंडिया में, उस समय तो हालांकि बिहार के ये नक्शा नहीं थी, लेकिन इसी एरिया पे सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया था कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। आज भी अगर छोटे छोटे गांव में जाते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगी कि द कलेक्टरेट ऑफिसर्स हैं, जो पुराने कलेक्टरेट ऑफिसर्स थी वो आज वहां पे पंचायत के ऑफिसर्स के रूप में कई जगह पे हैं। तो इट वॉज दैट इम्पॉर्टेंट। एंड वाई वॉज इट सो प्रोडक्टिव? दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन। इतना प्रोडक्टिव क्यों था? जी इतना प्रोडक्टिव था, उसका मेन कारण यही है कि बिहार का जो ज्योग्राफी है वो एक अलूवियल फ्लैट प्लेन है। और ये अलूवियल जो फ्लैट प्लेन है, इसमें ढेर सारे नदियां जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और ठीक बीचों बीच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज द लोएस्ट पॉइंट विच इज द गंगा। तो गंगा बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ बिल्कुल बीचों बीच, और इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय से लेके गंगा की तरफ आ रही है ढेर सारे नदियां, जैसे कि घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये सारे बड़े बड़े नदियां हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्रोत आती है और मिलती है। और साउथ से अगर देखा जाए तो छोटनागपुर प्लेटो से लेके ये अगेन इन द प्लेन जाके ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव सोन एंड पुनपुन, एंड देन देयर आर सम अदर रिवर्स जो कि बहुत छोटे छोटे नदियां हैं जो
साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ की तरफ बढ़ती तो जरूर है, लेकिन कई नदियां हैं जैसे जो पहुंच भी नहीं पाती है गंगा की तरफ। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि एक कटोरी की तरह ये बिहेव करती है, एक फ्लैट बॉटम बोल यू कैन से, जिसके बीचों बीच एक नाली टाइप का है विच इज द गंगा रिवर, एंड चारों तरफ ये ऊंचा है। हैव द हिमालयस जो एक सडनली इट्स लाइक अ 30 डिग्रीज एंगल पे है, और यहाँ पे आके जब मॉनसून विंड्स ब्लो करके आती है, and these monsoon winds will bring in a huge amount of rainfall, around 1 to 1.5 meters of rainfall every year. लेकिन ये 1 to 1.5 meters of rainfall जो है वो पूरे साल भर तो नहीं आती है, it's only in the 4 months of the monsoon, और वो भी अगर देखा जाए तो 90% of that is only during July and August. So there is a very concentrated amount of water that falls particularly in the Tarai region of the Himalayas. अब हिमालय जो है वो एक recent mountain range है which has come out from a geological era जिसे कहते हैं, it has come out as a upliftment of the sea floor. So ये consolidated नहीं है, so it is in a way समुंदर के किनारे कई बार अगर बालू को आप स्टैक करते हैं तो जिस तरह से सिचुएशन खड़ा होता है, एक बालू के स्टैक के ऊपर आप एक बाल्टी पानी डाल देते हैं तो जो हालत वहां होती है वही हालत यहाँ पे भी होती है। सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स इन द हिमालय, एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ sediment or loose soil that comes along with the waters, and in various streams, बहुत सारे धाराओं में ये बहती हुई नीचे चले आती है और बड़े फोर्स से ये नीचे आती है बिकॉज द एंगल इज 30 डिग्रीज, और आते ही द मोमेंट इट मीट्स द प्लेन्स ऑफ बिहार, दैट इज जहां पे नेपाल और बिहार की बॉर्डर्स है, वहां से बिहार इज ऑलमोस्ट अ फ्लैट लैंड। सो इन अ वे एक मेज के ऊपर अगर आप एक गिलास पानी डाल देते हैं तो जो स्थिति वहां होती है यही स्थिति यहाँ पे भी होती है। सो यहाँ पे द रिवर्स दे हैव multiple ways of moving towards the Ganga. वो कोई एक धारा से नहीं बहती है। So even and a very good example is कोसी। कोसी में क्या होती है, तो ये जो धारा निकल के जाती है, ये धारा करीब 200 साल में it has migrated laterally to more than 100 kilometers. ऐसे भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि एक ब्रिज बनाना शुरू हुआ था और वो ब्रिज वहीं के वहीं रह गई और नदी की धारा दूसरी तरफ निकल चुकी थी। सो इन अ वे व्हाट हैपेंस इज द रिवर्स सिस्टम्स आर नॉट डिफाइंड, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। द रिवर्स आर नॉट डिफाइंड, द वाटर्स दैट फ्लो, ये बारिश के समय ये कहीं भी जा सकती है, इसकी कोई निर्दिष्ट धारा नहीं है। सो इट कैन फ्लो एनीवेयर एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। And because it moves, ये जो with a big amount of force जो नीचे आ रही है with all the silt and sediment लेके, it's like the moment it reaches the flat plains, it spreads, and as it spreads, it is not just the water that spreads, but it also spreads the silt. अभी कितना silt आता है, that is very important, because the silt is very important because that creates the fertility of the land, और यही fertility है जिसके कारण हमारे यहाँ के जो agricultural produce है, that has been sustained over the centuries, and that is the reason why we find this huge population density and a huge dependence of people on agricultural economy. So ये सिचुएशन हमेशा से हम देखते आ रहे थे और समवेयर, और इसके कारण क्या हुआ, मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि द ब्रिटिश एक्चुअली लेविड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड दे ऑर्गेनाइज्ड द लैंड सिस्टम थ्रू द जमींदारी सिस्टम which is the permanent settlement, in which they had intermediaries. So the zamindars were really the agents of the British for collecting the taxes. So this was the system जो उस समय चला आ रहा था. So it was an extraction oriented system कि जितने सारे हो वहां से
they can take away the produce and they can take away the revenue. Now, still, by the time India became independent by 1947 and 50s के आसपास, at that time also, Bihar was a very fertile place and was actually producing a very substantive amount of many of these crops like sugarcane. So sugar industry was there, sugar crops was coming up. अभी तो वो उसके बाद from the 1950s till today, over the last 60-70 years, ये सब भी खत्म हो चुकी है. जो कॉटन थी और जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो सब भी खत्म हो चुकी है बहुत सारा. Now the reason many of these things have happened are many, and I'm not going into many of these economic reasons, but one of the reasons is the way we have treated water and the way we have failed to understand the interaction between land and water. So अभी अगर land and water की interaction हम नहीं समझे, then what we have done is we have created situations where the floods have become intensive. So flood control के नाम से हम barrages बनाते हैं, dams बनाते हैं, which cannot actually control floods, but what it does is it reduces the frequency of flooding. So frequency अगर कम हो रही है तो intensity बढ़ जाती है. So and if the intensity is larger, then what happens is जो sediment quality जो थी, जो धीरे से चारों तरफ फैल जाती थी and it used to create that fertilizing ability जो थी, that does not happen. Now it is coarse sand which gets deposited and ये जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वही क्षमता को वो directly hit करती है. So the floods which were actually a boon for Bihar then became a bane for Bihar because the sediments of a particular quality which was actually renewing the fertility of the soil on an annual basis now was actually taking away the fertility of the soil and creating conditions jahan pe the productivity of the land was actually going down. तो बोलिए. So that was one of the basic situations. To make matters worse, there is another thing. 60 years, Bihar government में जो किया है, we have also tried to control floods not just through barrages and dams but through embankments. और वही जो बात हम पिछली बार कह रहे थे, we have tried to choke the rivers by creating settlements on the floodplain. In this case, in Bihar, we actually choked the rivers by creating embankments. And these embankments, in a way, tried to force the river in a particular direction, in a particular way. So, अभी ये जो नदी की धारा है, उसे तो अभी ये embankment के भीतर ही बहना है. Now, what this led to is that the silt was not being able to spread out. पानी तो नहीं जा सकता था, लेकिन पानी के साथ साथ silt भी नहीं जा सकती है. So what happens is the silt starts getting deposited in the river bed itself. और बहुत सारे नॉर्थ बिहार की ऐसी नदियां हैं जहां पे the silt has really got deposited to a very large extent. और कई नदियां ऐसी है जो हमारे सर के ऊपर से बहती है. So it is actually flowing, the bed of the river is above the human settlements in a way. So सोच सकते हैं आप कि embankments कितनी ऊंचा करना पड़ रहा है. So this is a never-ending kind of a cycle where we keep on increasing the heights of the embankment and the river consequently keeps on rising. And the river is flowing at a higher level. So ये जो situation है, इससे हमें बहुत सारे नुकसान हो रही. एक तो पानी नहीं मिलती है जमीन को, so we need water, and which has actually led to a proliferation of groundwater irrigation. Second, the silt is not available because the silt is now getting deposited in the river channel itself. And third, we are creating these embankments, and these embankments now need a lot of support to keep going up and remain, and we have to maintain it. इसकी मेंटेनेंस की खर्चा बढ़ता जा रहा है. और इसके आगे अगर देखा जाए तो obviously it has social, political, many other issues that gets
associated with this kind of a situation. So, this is in a way a mismanagement of the river system, but the mismanagement of the river system has led to the mismanagement of the entire agrarian economy. A kind of mismanagement that was started by the British has now, unfortunately, has been fast-tracked in independent India and has gone into a much deeper crisis today. So, this is the overall situation जो हमें agrarian system से now we have a very peculiar and a very difficult situation जहाँ से निकलना हमारे लिए काफी मुश्किल है. जी, तो स्थिति काफी गंभीर है, ऐसा आपकी इस चर्चा से मुझे लग रहा है. ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि एम्बैंकमेंट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं लगातार, मतलब नदी की ऊंचाई बहुत है, इसकी वजह कई हो सकती हैं. जिस तरह कोसी की भी बात की जाती है, एक अलग इशू है कि वो नदियों को फ्लड से भी जोड़ा जाता है बिहार में और वो एक रेगुलर फीचर है. तो फ्लड आने का वजह ये भी है कि नदियों की जो जगह थी वो इंसानों ने कब्जा ली और अब नदी का जो स्तर है वो ऊंचा ऊंचा बढ़ता जा रहा है. जी 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 प्रोफेसर सोमनाथ. सो ये आप कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है आज की, इसकी कारण तो बहुत सारे हैं जो हम समझ भी रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी देखना है कि इज इट समथिंग दैट कैन बी अनडन. इसको अगर हम वापस करना चाहें तो वो काफी मुश्किल काम है, क्योंकि अभी की आज की आबादी जो है, मैंने शुरू में बताया था कि 10 से 11 करोड़ के बीच की आबादी, ये बहुत घनी आबादी है. और अगर हमने देखा जाए द रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बहुत हाई है. द रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी इज आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री. करीब करीब 1000 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर में बसते हैं, 1000 से 1200-1300 के आसपास. सो इट्स अ वेरी इंटेंसली और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. और ये डेंस पॉपुलेशन के कारण अभी हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जान और माल की रक्षा करना फ्रॉम द रिवर्स, फ्रॉम द फ्लडिंग ऑफ द रिवर्स इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. लेकिन वही जो पहले फ्लड लो स्केल में होती थी, आज के तारीख में बहुत सारे लोग आके बसे हैं. पहले की तरह आज हमारे पास जो सड़कें हैं, जो घर है, ये सब मॉडर्न स्टाइल से बनाया गया है. पहले जो बांस के ऊपर घर बनते थे, आज के तारीख में वैसा भी सिचुएशन नहीं है. सो पीपल आर फार मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स. सो ये वल्नरेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुका है. सो वल्नरेबिलिटी बढ़ चुका है एक तरफ से, दूसरी तरफ से रिवर्स का सिचुएशन खराब हो चुकी है, तीसरी तरफ से उनके लिए अभी एग्रेरियन इकोनॉमी जो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर डिपेंडेंट है, उसके आगे और कुछ है नहीं. सो गिवन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, उनके पास और कोई चारा नहीं बनता है कि सिवाय टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस एंड लुक फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेसर सोमनाथ, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बिहार में जब नदियों की बात करते हैं तो हर एक को नदी को का संदर्भ अलग अलग है. जैसे कोसी को कहा जाता है कि उसमें लगातार हर साल ही बाढ़ आती है. सोन को इरिगेशन से जोड़ा जाता है. और इसके अलावा मैं ऐसी भी जो स्थिति की आप बात कर रहे हैं नदियों को लेके बहुत अच्छी नहीं है. रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी शायद हाईएस्ट है कंट्री में. तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, और नदियों को के जो बिहार की प्रमुख नदियां हैं उनके के संदर्भ को बताते हुए आप हमें ये जानकारी दें. आई थिंक पूरे बिहार में ही समस्या गंभीर है, लेकिन अगर हम इसके अंदर भी हम देखना चाहें तो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल. ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में जो नॉर्दर्न साइड है, जो गंगा के नॉर्दर्न एरिया है, दैट इज द कोसी बेल्ट. ये कोसी बेल्ट में फ्लडिंग इज अ मेजर इशू. कहीं भी किसी समय फ्लड आ सकती है, जो हमने देखा है 2008 में
इट वाज अ डेवास्टेटिंग फ्लड, और वो फ्लड से निकलना अभी भी मुश्किल हो चुका है, और भी आगे भी और भी फ्लड्स होने वाले हैं, होंगे भी। सो बिकॉज इस फ्लड्स की जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी किसी को दिख नहीं रहा है, सो वी आर सॉर्ट ऑफ इन अ कॉट इन अ बाइंड यहाँ पे, हाउ टू डील विद द फ्लड सिचुएशन इन द कोसी बेल्ट। एंड दिस इज माइंड यू द एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी है। सो इट इज अगेन densely populated, the poverty is very deep here, literacy rates are very poor, the human development indices are very poor, female literacy बहुत ही लो है। So given all these factors, और infrastructure वहाँ पे बनाना भी बहुत difficult है। जैसा मैं कह रहा था कि even बिहार में जो PWD डिपार्टमेंट है जो पब्लिक वर्क्स करते हैं, उसे सड़क और पुल निर्माण विभाग कहा जाता है, बिकॉज द सड़क और पुल साथ में आते हैं। सो इन अ वे यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सड़क एज पुल और पुल एज सड़क। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, विच मीन्स बहुत सारे पैसा डालना पड़ेगा टू क्रिएट वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं तो क्या होगा, हर साल वो धुल जाएगी। सो वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर यू क्रिएट, इट इज गोइंग टू गो अवे। So that is the problem of the northeastern area of the Kosi belt of Bihar. Coming to the south on the same southeastern part, अगर हम देखते हैं, area where we belong in a sense, so ये area जो है, that is a drought prone area. So just the opposite, यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे बहुत बड़ा सूखा पड़ता है। Again, the rivers that are coming in are originating from the foothills of the Chotnagpur Plateau in the south. So यहाँ से जो नदियाँ निकल के आ रही है, these rivers are different in character. सारा ही rain fed है, but here the sediment load is less and the water flow is less. So ये जो पानी है वो कुछ समय के लिए निकल के आती है और थोड़े ही समय पे वो नीचे चली जाती है। सो फल्गु जैसे, फल्गु तो सभी को पता है कि फल्गु नीचे से बहती है। सो इन अ वे द रिवर्स दैट एक्चुअली कम इन फ्रॉम द साउथ, वो थोड़े दूर जाके इट समहाउ गेट्स डिजेनरेटेड एंड इट कैनॉट, मेनी ऑफ द रिवर्स डू नॉट मीट द गंगा विच इज द लोएस्ट पॉइंट, वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है। सो द रिवर्स हियर are rivers that actually recharge the groundwater, और जो groundwater से पानी निकल के जाती है, that is the area which is sustaining. So हमारा जो agricultural system है यहाँ पे, so the traditional agricultural system was to harvest the surface water. यही जो बहता है थोड़े समय के लिए पानी, इसी पानी को रोका जाता था in systems that were called ahars. So ahar pine system कहा जाता था इन सबको। So that was a traditional system. लेकिन with the breakdown of जमींदारी system, with the breakdown of पुराने जमाने का land holding structures थी और आज की जो छोटे छोटे land holdings बन गई, so the ahar pine systems are no more a viable alternative. So आज के तारीख में जो चल रही है, that is a large number of tube wells are being sunk. So ये tube well irrigation हो रही है, और ये tube well irrigation की साल भर साल हमें जो देखने को मिल रहा है, the depth is increasing. So we have to go deeper and deeper to get a viable source of fresh water for irrigation. और उसी के कारण अभी जो सिचुएशन है, ये जो ड्राउट को हम एड्रेस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर, वो भी हमारे पास धीरे धीरे दैट ऑप्शन इज क्लोजिंग स्लोली। सो इसीलिए साउथ ईस्ट part of Bihar is also very vulnerable, and we have to think of how to deal with the groundwater availability in this part. तो ग्राउंड वाटर की भी अवेलेबिलिटी पर हमें ध्यान देना होगा। स्थिति गंभीर है, और जैसा कि हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी है, ज़्यादातर लोगों की जो निर्भरता है वो खेती पर, किसानी पर है, लेकिन नदियों की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, अगर अर्बन सेटलमेंट की बात करें कि उन्हें अंडर नहीं किया जा सकता, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या आप कोई समाधान देख रहे हैं बिहार की नदियों के संदर्भ में, कि नदियों को भी बचाया जा सके, और किस तरह का एक मॉडल होना चाहिए कि जो हम जितनी भी बिहार की नदियां हैं उनको भी बचाया जा सके, उनका भी संरक्षण किया जा सके,
किस तरह की मुहिम या कैंपेन की जरूरत है, किस तरह की प्लानिंग पॉलिसीज की जरूरत बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसके कारण कुछ बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स ली गई है अभी। जी। एक तो गंगा नदी जो है, जो कि बीचों बीच बिहार के बीचों बीच निकल रही है, उनके कई स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया गया है एज कंजर्वेशन जोन्स. So Vikramshila sanctuary has been announced, which is an aquatic sanctuary. Platanista gangetica, जो कि शुशुक है, जिसे हम the gangetic dolphin कहते हैं, which is a very unique species of dolphin in the freshwater system, cousins of the Indus and the Irrawaddy dolphins. सो ये जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन्स यहाँ पे गंगा में है और डॉल्फिन्स को अभी एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप से भी स्वीकार किया गया है. एंड द बिहार गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ सैंक्चुअरी. बिहार गवर्नमेंट इज नाउ डेवलपिंग quite a number of initiatives to conserve this species. So in a way एक species oriented approach, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हुआ करता था कभी, to save the tiger, वैसा ही एक project Platanista gangetica to save this shushuk. So this is an important step in the right direction. Number 2, यहाँ पे the national waterway number 1, which is coming up, and the Ganga is going to be one of the prime beneficiaries. So this is again one of the major steps जिससे कि the river itself will become navigable. और navigable रखने के लिए क्या है कि you have to dredge the river, you have to maintain a certain amount of draft, and which means that नदी में पानी रहेगी हमेशा. So that is the most important thing. आज की जो सबसे बड़ी problem है, which is more than the quality dimensions of the water, पानी ही नहीं रहती है. There are times when the water itself dries out, and that is a far deeper challenge, particularly for aquatic species like Platanista gangetica. So पानी रहना is a far more important step than the quality of the water comes in. So that is another important step. The third important step that the government is taking, अभी जो एक पूरे स्टेट के लिए एक नया परियोजना लाया गया है, which is called the Jal Jeevan Haryali. This is a flagship program of the current government. On Jal Jeevan Haryali के अंदर, it's a kind of a integrated vision of water conservation, of people's participation in conserving water, and the vegetation. So vegetation जो है, ये हरियाली की बात करते हैं. So it is not just the farmland, but also trees outside forests. It's about the watershed protection. It's about the whole an integrated approach to land and water management. और एक मुख्य चीज इसके अंदर ये भी है कि ये लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट में हम बहुत सारे स्टेप्स ये भी देख रहे हैं जिससे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज की भी बात कर रहे हैं. सो हाउ डू वी क्रिएट अंडरग्राउंड वाटर बैंक्स एट टाइम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. तो जिस समय बहुत ज्यादा बरसात होती है यहाँ पे, वो भी तो है, यहाँ पे तो इज अ सीजनल फ्लडिंग सिचुएशन. तो वो फ्लड सिचुएशन में ये जो पानी आ जाती है अचानक, एंड विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एट टाइम, वो पानी को तुरंत हम किस तरह से अंडरग्राउंड में डाल सकते हैं, सो दैट ड्यूरिंग द ड्राई मंथ वी कैन एक्चुअली टेक इट आउट एंड यूज इट. सो इट्स अ मच मोर होलिस्टिक थिंकिंग जिससे हम लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं. The state government has also come out with a action plan for the revival of wetlands. So इतनी बड़ी स्टेट है जिसमें wetlands मतलब आर्द्र भूमि जिसे कहते हैं, जिसमें पानी कभी न कभी रहती है. And wetlands are very important for a variety of reasons. Ecosystem services हम कहते हैं, which actually provides for improved flood control, improved sediments and fertility development, increased biodiversity.
तो ये सारी चीजें जो हैं दैट वी हैव बीन लूजिंग, एंड इतने बड़े एक एरिया में वी डू नॉट हैव अ सिंगल रामसर साइट. So we are in a way trying to revive some of the wetlands and trying to see if some of these wetlands can be rejuvenated, revived, conserved, and then take that forward. So in a way दोनों तरफ से हम काम कर रहे हैं, एक तो कंजर्वेशन एंगल पे और दूसरा है लोगों के साथ जुड़ के, लोगों को साथ लेके हाउ कैन वी क्रिएट अ मॉडल जहाँ पे हम लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन को साथ में कंजर्वेशन की काम करें. So these are the few things that have started in Bihar, and I think these will go a long way. तो कई मुद्दे हैं बिहार में नदियों को लेके, चाहे कोसी में आप फ्लड की बात करें. मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगी कि हर साल कोसी में बाढ़ आती है. तो क्या इसकी बड़ी वजह है यही है जो कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नदी की जगह है वो इंसानों ने ले ली है. तो अब वो नदी जब फैलती है तो वो फिर अपना एरिया क्लेम करती है. तो फिर जब लोगों ने जिस नदी की जो जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि बारिश के मौसम में या मानसून सीजन में नदी का स्वेल होना प्राकृतिक है, और शायद इंसान इसे प्राकृतिक नहीं मान रहा और कब्जा कर ले रहा है नदी की जमीन पर. क्या इस तरह से आप समझाना चाहेंगे नदी की में जो आने वाली बाढ़ है उसको? बिल्कुल बिल्कुल. इशू वही है कि यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो पिकुलियर ज्योग्राफी है. जैसे मैंने बताया कि ये एक टेबल के ऊपर अगर आप देखें कि टेबल के किनारे अगर 30 डिग्री एंगल पे एक स्लोप रहे और उसमें पानी गिराया जाए तो जिस तरह की हालत होती है कोसी एरिया में उसी तरह की हालत होती है कि पानी आती तो बहुत फोर्स से है और जाके कहीं भी फैल जाती है. सो दिस इज द पिकुलियर ज्योग्राफी, and that geography has sustained life, livelihood, everything for centuries. Now इसको हम प्रॉब्लम मानते हैं तो we have a problem, और उसको हम engineering solution पे जाके we try to fight that and we try to define कि ये रिवर चैनल रहेगी, यहाँ पे हम बांध लगाएंगे, यहाँ पे हम एम्बैंकमेंट करेंगे, यहाँ पे हम इसे रोकेंगे, उसे रोकेंगे. So there are limits to how much our engineering solutions are likely to provide. So ये engineering solutions have actually disrupted the link between the local communities and the relation with the river system. So बिहार एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे लोग घर घर में पानी को, सूरज को, जमीन को पूजते हैं. This is what they do during Chhat Puja, and this is actually a very peculiar thing for Bihar, जहाँ के लोग घर घर के लोग, ये कोई organized religious festival नहीं है, very decentralized, very home level festival है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, उपजाऊ की पूजा करते हैं, all the fertility of the land. So the first harvest, this is what they use. So ये सारी चीजें जो हैं that shows a very close link between human communities and the land water system. और वही जो सिस्टम है उसी को हमने डिसरप्ट कर चुके हैं अभी इस हद तक कि now it is a kind of a difficult situation कि हम यहाँ से निकले तो कैसे निकले. तो इंसान ने खुद को ही इस जो गंभीर स्थिति में डाला है कि आपने बहुत ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती जैसा कि कहा जाता है. तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है उन्होंने डिस्टर्ब किया है जो एक कनेक्ट था नदी और आम लोगों के बीच में या लैंड वाटर सिस्टम के बीच में, जैसा आपने बताया. तो अब कई तरह की ऐसे में समाधान आपने इस कार्यक्रम में बताए. तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय हमसे बातचीत करने के लिए और बिहार में नदियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए और किस तरह से समाधान हो सकते हैं. कुछ चीज़ें हैं उन्हें अंडर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उपाय फिर भी कोशिश की जा सकती है कि इंसान और चीज़ों को खराब ना करे. और क्योंकि बिहार की इकोनॉमी ऐसी है कि एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि पर निर्भरता है, तो यानी कि अगर हमारी नदियों की स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इकोनॉमी की भी, राज्य की इकोनॉमी की भी स्थिति उतनी ही अच्छी होगी. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर
सोमनाथ बिल्कुल बंदोपाध्याय पूर्णिमा जी, पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।